नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सबको कवर करेंगे, साथ ही साथ इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ये हमारे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देखोगे तो भाग 5 के अंतर्गत आता है संविधान में, और भाग 5 में हम लोगों ने राष्ट्रपति देखा, उपराष्ट्रपति देखा, सब देखा। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखोगे तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी इसी पैटर्न में आ रहा है ना। क्वेश्चन इसी पैटर्न में आ रहा है कि नहीं, आप देखे हो अभी ये प्राइम मिनिस्टर को पूछा है, इसका सूची पूछा है। आबकारी या एडीओ दोनों में से कोई एग्जाम है उसमें पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था ये वीपी सिंह को पूछा, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, इनको सीक्वेंस से जमाने पूछा था, है ना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है, और उसी तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति देख लिए, फिर उपराष्ट्रपति का सूची देख लिए हम लोग, अब प्रधानमंत्री कौन कौन हुए उसको देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग को जानना है। सबसे पहले देखते हैं हमारे भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद देखोगे तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी, 1947 से 1964, याद कर लेना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, 1947 टू 1964, याद रख लेना। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक रहे। उसके बाद देश को मिला पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, 1966 से 77, 1966 से 77 ये इनका फर्स्ट टर्म था। फिर बाद में बनेंगी, याद रख लेना। इसके बाद बने गैर कांग्रेसी सरकार, पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आया 1977 से 1979, मोरारजी देसाई के रूप में। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हुए। फिर देखोगे 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह जी ये प्राइम मिनिस्टर हुए। उसके बाद 80 में सेकेंड टर्म के लिए फिर से इंदिरा गांधी जी चुनी गई, याद रख लेना। इंदिरा गांधी जी चुनी गई, ये आपको याद रख लेना है इसी बीच में। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के बाद देखोगे तो उनका पदावधि के दौरान ही डेथ हो गया। फिर देखोगे तो राजीव गांधी जी बने, 84 से 89 राजीव गांधी जी। उसके बाद देखोगे तो 89 से 90 देखोगे तो वीपी सिंह जी बने, वीपी सिंह जी याद रख लेना। और इस समय स्टार्ट होता है भारत में अस्थिर सरकार, गठबंधन की सरकारें या अस्थिर सरकारें बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखोगे तो चंद्रशेखर एक साल के लिए बने, 90 से 91, याद रख लेना चंद्रशेखर जी। फिर देखोगे तो पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 से 1996 तक ये रहे पीवी नरसिम्हा राव जी। और इसी के समय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रख लेना। फिर देखोगे तो 96 में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अटल बिहारी जी बने। फिर एचडी देवगौड़ा जी बने, याद रख लेना। फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने। फिर देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रख लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। एक बार तो 13 दिन की सरकार रही, फिर एक आध साल के लिए, कुछ महीने, कुछ साल के लिए, फिर पूरा 5 साल के लिए, 98 से 2004। फिर देखोगे 2004 से देखोगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लगातार 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। इस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, याद रख लेना। फिर 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, एनडीए की, भाजपा की। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को शपथ लेते हैं, और 2014 तक एक का टर्म 19 तक, फिर 19 से 24 तक, फिर 24 से अभी तीसरी टर्म के लिए लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, याद रख लेना। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो याद रख लेना जवाहरलाल नेहरू जी के नाम है, याद रख लेना। ओके,
ठीक है, अब देखते हैं इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ पाता है। मोदी जी तोड़ पाते हैं कि कोई और बनेगा, क्या है ये फ्यूचर की बात है, तो उस पर नहीं जाते। अभी तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आपको याद रख लेना। तो ये क्रम आपको जानना है, कब कब कौन बना, कैसे बना, इसको याद करना है आपको। ठीक है, याद करना है किसके बाद कौन बना। अब इन प्राइम मिनिस्टर में देखोगे तो ऐसे कितने प्राइम मिनिस्टर हुए जो पहले सीएम भी थे, मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से, याद रखिए, मोरारजी देसाई जी, ये पहले सीएम थे बंबई राज्य, बंबई प्रांत का। 1977 में ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। बाद में चौधरी चरण सिंह जी अविभाजित यूपी का सीएम थे पहले, फिर 79-80 तक प्रधानमंत्री रहे। कभी भी लोकसभा के कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने वाले प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी। वीपी सिंह जी देखोगे उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, फिर बाद में प्रधानमंत्री बने 89-90 में। नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के, याद रख लेना, प्रथम साउथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नरसिम्हा राव जी थे, याद रख लेना। ये पहले आंध्र प्रदेश के सीएम थे, फिर प्रधानमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा जी देखोगे तो ये कर्नाटक के सीएम रहे, बाद में 96-97 तक प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी, याद रख लेना, 2001 से 2014 तक लगातार आपका देखोगे सीएम रहे। बाद में देखोगे तो 26 मई 2014 को इन्होंने पहली बार शपथ लिया, याद रख लेना, ओथ लिया। ठीक, और अभी लगातार ये बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे 6 सीएम हुए जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर कितने ऐसे हुए जो जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऐसा पूछा जाए तो आपको लेना है जवाहरलाल नेहरू जी, 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी, ये 1966 में मरणोपरांत इनको मिला था। इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, इनको 1971 में देखोगे तो 1971 में आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, इनकी नीति कूटनीति के वजह से पाकिस्तान जो पहले एक था वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। राजीव गांधी जी को 1991 में मिला। मोरारजी देसाई देखोगे तो 1991 में मिला। ये गुलजारी लाल नंदा, याद रख लेना, 1997 में इनको भारत रत्न मिला। ये कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, कार्यवाहक पीएम थे, याद रख लेना, इसीलिए गुलजारी लाल नंदा उस लिस्ट में हम लोग देखे नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको 2015 में भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे ये सबको याद रख लेना है। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी, राजीव गांधी, अटल बिहारी और गुलजारी लाल नंदा। ठीक, ये आपको जानना है। ठीक, तो ये आपको जानना है। ऐसे प्रधानमंत्री देखोगे, है ना, जिनकी पदावधि के दौरान ही मृत्यु हो गई, तो आपको याद रख लेना है, पहला जवाहरलाल नेहरू जी है, उसके बाद देखोगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और तीसरे में देखोगे तो इंदिरा गांधी जी है। ठीक है, ये 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। ठीक, ये आपको जानना है। और गुलजारी लाल नंदा एकमात्र देखोगे तो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे 64 और 66 में। ठीक, ये आपको पूरा जानना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 75 द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ना, यहाँ पर 2 चीज होता है, एक व्यक्तिगत रूप से, एक सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी एकदम सही है। ठीक है, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, वेतन भत्ता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल संसद द्वारा किया जाता है मंत्रियों का। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन एकदम सही है, याद रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा डी,
1 2 3 4 आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। देख लीजिए, इससे संबंधित सारे फैक्ट को आपको याद हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है मंत्रिपरिषद के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो देखो आर्टिकल 74 क्या बोलता है। आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और उसके सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठन किया जाएगा। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष या प्रमुख कौन होंगे, चीफ कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। याद रख लेना, ये लिखा गया है, ठीक है, ये बताया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए, अगर कोई देखोगे तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को कोई प्रोविजन के लिए भेजता है तो उसको उस प्रोविजन के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए, रिव्यू करने के लिए बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडलीय सलाह को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, यही ऑप्शन में दिया गया था। ये आपको जानना है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, क्या मानने के लिए क्या बोला, इसके बारे में कोई न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, ये प्रोविजन है। आर्टिकल 75 देखोगे तो आर्टिकल 75 एक आपका देखोगे तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन इसमें सलाह लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का। याद रख लेना। 75(1)। 75(2) बोलता है कि सभी जो मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक है, वो क्या राष्ट्रपति के पर प्रसाद पर्यंत होंगे, प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रख लेना। ठीक, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगर इसी में सामूहिक रूप से बोल रहा है तो लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। याद रहेगा, व्यक्तिगत रूप से देखोगे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में है, ये भी है और ये भी है ना। और देख लो, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री बनेंगे, वो लोकसभा के कुल सदस्य के केवल और केवल 15% होगा, 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये बताया गया 2003 में 51वां संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कभी भी मंत्रियों को राष्ट्रपति हटा सकता है, याद रख लेना। ओके, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा मंत्रियों को। और दल बदल के आधार पर अगर किसी संसद सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाएगी तो उसकी मंत्रिपरिषद भी, अगर, इसका मतलब इसको समझा रहा हूं, देखो कोई व्यक्ति है वो संसद चुन के आया, ये किसी सिंबल से चुन कर आया, मान लीजिए ये बीजेपी से आया, ये कांग्रेस से आया, कांग्रेस, और ये बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। अब इसको बना दिया गया मंत्री, मंत्री बना दिया गया, तो ये मंत्री बना दिया गया। बाद में ये लोग बोले कांग्रेस वाले ये दल बदल किया है, इस दल बदल का आरोप लग गया। अब दल बदल ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, दल बदल सिद्ध हो जाएगा तो इसकी संसद सदस्यता खत्म, संसद सदस्यता खत्म। तो ये तो मंत्री भी है ना, तो इसकी संसद ही नहीं रहेगी तो मंत्री भी खत्म हो जाएगा, मंत्री भी नहीं रह पाएगा, बस यही बोल रहा है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये पूरा डिटेल है। इसके बाद आप देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी फैक्ट यहाँ पर छूटेगा नहीं और पूरा कवर हो जाएगा। ये वीडियो देख लो, वीडियो आप लोग देखोगे ना, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक है, समझ आया। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा संयुक्त रूप से ना, संयुक्त मतलब सामूहिक, ठीक, देखते हैं अभी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ठीक।
तो इसमें अब भी जस्ट बताया हूं, सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति। तो दोनों दे दिया है तो ये गलत हो गया, कथन गलत हो गया। आपको अभी बताया हूं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। ऐसे कई सदस्य राज्यसभा के चुने गए थे जो प्राइम मिनिस्टर भी बने, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कथन गलत है और कारण सही है, डी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक, ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। तो देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। चलो उसमें नहीं है, वो तो पहले बता दिया ना। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन कहने का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा होता है। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देन वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ठीक है, ये वोट नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल सही है। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये गलत है, बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी गलत है ना। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये गलत है। निम्न सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है किसी भी को, ठीक है, वो निम्न का रहे या उच्च का रहे, खत्म है, हो गया। तो इसका अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता अगर वो राज्यसभा से चुनकर आया है तो। क्यों? क्योंकि जो, ठीक है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इस कारण। और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, इस कारण वो राज्यसभा में आपका देखोगे तो राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में वोट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वोट करना है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो केवल और केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। तो देख लो, इसके संबंध में पूरे फैक्ट बता दिया हूं। सर्वप्रथम 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू मंत्री परिषद के विरुद्ध, किसने? जे.बी. कृपलानी ने। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है, इसी कारण मैं सारे फैक्ट को लिख देता हूं, सारे फैक्ट को आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ये टेलीग्राम में डल जाएगा। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो इसमें राज्यसभा का मेंबर कैसे वोट करेगा, राज्यसभा का मेंबर कैसे वोट करेगा, बताइए जी, आप बताइए। लोकसभा में होता है, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, ये आपको जानना है। बहुमत से पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद, है ना आपका, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक, याद रख लेना, अविश्वास प्रस्ताव देखोगे तो ये पारित हो गया तो सब मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ता है, ये आपको जानना है। राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन कौन हुए, इसको भी याद करो। देखो, प्राइम मिनिस्टर या राज्यसभा से संबंधित प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी और मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जो राज्यसभा से चुनकर जाते थे, ठीक है। ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक, ये आपको जानना है, ये आपको याद रख लेना है। तो समझ गए, राज्यसभा से चुनकर गया हुआ प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में वोट नहीं दे पाता। इसका रीजन वही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो लोकसभा के सदस्य उसमें वोट डालेंगे। बात समझ आया? अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है,
for a continuous period of 6 months shall on the expiry of that period cease to be a minister in which article of the constitution is the mentioned। किस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर कोई मेंबर, कोई हाउस का मेंबर नहीं है तो 6 माह के बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक, 6 मास की अवधि तक संसद के सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि तक की समाप्ति पर मंत्री पद नहीं रहेगा, वही बताया गया। तो इसमें देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके बारे में बात किया गया है। ये जो बता रहे हैं इसके बारे में आर्टिकल 75 का 5, आर्टिकल 75 का 5 याद रहेगा। आर्टिकल 75 का 5 2 में क्या बोलता है, 4 में क्या बोलता है, 3 में क्या बोलता है, सबको याद रखना है। पीएससी प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? तो इसको भूलना नहीं है भाई आप लोग को। ठीक, देख लीजिए। ठीक, 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये बोला जाता है कि लोकसभा का कुल सदस्य है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगी, सब बता दिया गया। दल बदल के आधार पर संसद सदस्य अयोग्य होने पर मंत्री पद भी खत्म हो जाता है। अब देखो ये पॉइंट को पूछा गया, संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए किसी मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, वो राज्यसभा का बने या लोकसभा का बने। अगर नहीं बनता है तो वो मंत्री पद पर नहीं रह पाएगा। ये आर्टिकल 75 का 5 बोलता है। याद रह रहा है? मतलब अगर मैं लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ा हूं, अभी भी अगर मोदी जी चाहे तो मेरे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई सा भी विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। अब मंत्री का पद मैं ले लूंगा, लेकिन मंत्री पद अब मेरे को 6 महीना तक ज्यादा से ज्यादा वैसे मैं रह सकता हूं मंत्री। 6 महीने के अंदर में मेरे को राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, या लोकसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर जीत कर चला गया तो मैं कंटिन्यू मंत्री पद पर रह सकता हूं। अगर मैं नहीं सदस्य बना लोकसभा का या राज्यसभा का तो मेरा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इसी के बारे में बात किया है 75 का 5। एक भी नहीं छूटेगा, याद रख लेना। हर फैक्ट को हम लोग कवर करेंगे। ये देख लिए तो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग को। व्हाट इज द टेनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 5 वर्ष लोकसभा की अवधि तक, लोकसभा में बहुमत का समर्थन तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक। आप लोग 5 वर्ष मार के आओगे या लोकसभा की अवधि तक, ठीक, ये मार के आओगे मेरे को पता है, लेकिन या इसको मारोगे, लेकिन इसका मतलब ये है नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्यों होता है? जो प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, इसी कारण इसका आंसर ये होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ना कि ये सब। इस कारण डी इसका आंसर होगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, आप लोग को समझना है। ओके, कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है ना? देख लीजिए, इसके बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। प्राइम मिनिस्टर त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा और उसी के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये ऑप्शन में रहता तो इसको लेना था। ठीक है, लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, और त्याग पत्र दिया तो उसका मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। प्रधानमंत्री चाहे अपना त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की शपथ देखोगे तो पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई है ना, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। वेतन एवं भत्ते संसद सदस्य के रूप में वेतन भत्ता प्राप्त करता है, याद रख लेना। और इसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है।
अब इसमें योग्यता के बारे में, तो योग्यता के बारे में कोई खास डेफिनेशन यहां पर दिया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। यह बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर देखोगे तो ये संसद का सदस्य होता है। पहले तो सदस्य चुनकर जाएगा, उसी में से किसी को प्राइम मिनिस्टर। आप मोदी जी को देखोगे तो मोदी जी वाराणसी से संसद का सदस्य चुनकर जाते हैं कि नहीं? लोकसभा के मेंबर हैं कि नहीं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोकसभा के रहो या राज्यसभा के, किसी भी संसद के सदस्य के रूप में आप जाओगे चुनकर, और संसद के सदस्य के रूप में चुनकर जाओगे। उसके बाद उन्हीं में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, याद रख लेना। तो इसमें आपकी योग्यता प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, इसमें योग्यता बताया गया है सदस्य के लिए, सदस्य के लिए। ओके, सदस्य की योग्यता ही प्राइम मिनिस्टर की योग्यता है। अगर आप लोकसभा से चुनकर जा रहे हो तो लोकसभा की सदस्य की योग्यता धारण करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा से मेंबर हो तो राज्यसभा की योग्यता को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यह बताया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर शपथ देख लिए, क्वालिफिकेशंस देख लिए, है ना, मंत्रिपरिषद सब देख लिए ना, ऐसा क्लियर करते जाना है। अब देखते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कैबिनेट कमिटीज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैबिनेट समिति के बारे में हम लोग को बताना है, कैबिनेट समिति के बारे में हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं। चलिए, संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है, तो ये सही है एकदम, ठीक है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार ध्यान में रखकर गठित की जाती है, एकदम सही। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों, ये गलत है। अगर वो समिति के सदस्य हैं तो वही अध्यक्ष होंगे। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये गलत है, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। ये प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट समिति से संबंधित क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये गैर संवैधानिक संगठन होते हैं, समिति होते हैं। प्रधानमंत्री आवश्यकता और परिस्थिति के, ये ऑप्शन में दिया गया है, सही है। इसमें सदस्य संख्या 3 से 8 होंगे, सदस्य संख्या 3 से 8 होंगे, याद रख लेना। जिस भी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य होंगे उस समिति के अध्यक्ष होंगे। देश चला रहे प्रधानमंत्री तो किसी समिति का अध्यक्ष नहीं होगा क्या? उसके अलावा कोई अलग कैसे अध्यक्ष होगा और वो सदस्य के रूप में रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सदस्य होंगे, ये भी पूछा गया। यदि प्रधानमंत्री शामिल नहीं है तो अन्य कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ये भी सही है। वर्तमान संशोधन के तहत इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा भी की जाती है। पूर्व में गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते थे। तो ये पूरा समिति से संबंधित तथ्य है, इसको आपको याद करना है। अब हम लोग एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा नोटिफिकेशन देखिए। चलिए इसको देखो। तो हमारे सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखोगे तो 28 सितंबर 2025 से सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। ऑफलाइन फीस इसका 1199 है और ऑनलाइन देखोगे 299 है। इसमें 1499 था, इसमें ऑफर के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। टोटल 17 टेस्ट होगा और ये आप लोग को टेस्ट का शेड्यूल दिया गया है। इसका डिटेल शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये नंबर है, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सब सेक्शन को पहले सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज करेंगे, फिर लास्ट में देखोगे तो 4 जनवरी 11 जनवरी 18 जनवरी को देखोगे 4 जनवरी 11 जनवरी 18 जनवरी फुल लेंथ टेस्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, याद रख लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। अब इसको ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि इससे ज्वाइन करते हो तो आपका एक कंटिन्यूटी बनती है, कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक है। साथ ही साथ देखोगे आप सिलेबस को इसके कंप्लीट कर पाते हो, सिलेबस छूटेगा नहीं, सिलेबस एक एक बार तो कंप्लीट हो ही जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा चीज आपको टारगेट मिलेगा, पढ़ने का टारगेट मिलेगा, टारगेट स्टडी होगा, टारगेट स्टडी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के थ्रू देखोगे, इससे एक और चीज क्या हो जाएगा, इन सब के थ्रू एक आपका आकलन हो जाएगा कि किस तरीके से आपका नंबर आ रहा है, और आकलन के जरिए आपका रिजल्ट कंपटीशन भी पता चलेगा। कंपटीशन क्योंकि और लोग भी पेपर देंगे तो उनके साथ आपका कंपटीशन पता चलेगा और इस तरीके से आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो ये सब फायदे हैं इसके, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये अभी स्ट्रेटेजी के रूप में है ये। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। पूरा मैं कंप्लीट करूंगा ना, पूरा कंप्लीट करूं, कुछ भी नहीं छूटेगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं है। अभी बताया हूं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसी के थ्रू बताया गया है कि जो हमारे मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे कुल लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, याद रख लेना, ठीक है, ओके। चलिए देख लो यहां पर लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है ना, इसको बार बार मैं बता दिया हूं तो इसको और नहीं बताऊंगा, ठीक, देख लीजिए आप। चलिए संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के विषय में क्या लिखा गया है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। कौन सा हो जाएगा, तो देखोगे संविधान में बोल रहे हैं, क्या लिखा गया है, तो इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिखा गया है, इसमें संसद सदस्य के बारे में बताया गया है, संसद के सदस्य के बारे में, ठीक है। अब ये संसद के सदस्य कितने प्रकार के होंगे, एक तो लोकसभा के, एक राज्यसभा के, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य बनने के बारे में बताया गया है, और ये जो बनते हैं वही लोग तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इसके बारे में बात किया गया है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों नहीं लिखा गया है, और आपका आंसर लेना है डी, इनमें से कोई नहीं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन और किए हैं, देख लो, यहां पर मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं। लोकसभा सदस्यता की योग्यता आर्टिकल 84 में बताया गया, जिसमें भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरा किया हो, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो 30 वर्ष की आयु पूरा किया गया हो, अयोग्य घोषित ना हुआ हो कहीं से, और नामांकन वाले क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, बस ये आपको जानना है, ठीक। और इसी में आपको 25 वर्ष लोकसभा के हैं, अगर राज्यसभा के हैं तो 30 वर्ष, इसके बारे में बताया गया है। बाकी देख लो, संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष या अलग से योग्यता नहीं दी गई है, केवल इतना कहता है कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जो संसद का सदस्य बन सकता है, और संसद के सदस्य बनने के लिए ये योग्यता बताई गई है, तो प्रधानमंत्री के लिए अलग से कोई योग्यता नहीं है, आपको जानना है, ठीक। कोई दिक्कत बताइए, तो ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मजेदार है कि नहीं बताइए, कुछ भी फैक्ट नहीं छूटेगा, प्राइम मिनिस्टर से संबंधित देख लो। निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है, देखोगे तो मंत्रिमंडल में देखोगे तो बहुत सारे मंत्रिमंडल होंगे, मंत्रिमंडल में आप देखोगे तो अलग से कुछ कुछ मंत्रिमंडल का उल्लेख आता है, जैसे कि छाया मंत्रिमंडल, इसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं, शैडो कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है, शैडो कैबिनेट। ये हो गया किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, ओके, किचन कैबिनेट, ठीक।
और ये तो पार्लियामेंट्री, आप जानते छो पार्लियामेंट्री है, ये तो होता ही है। ठीक ओके। अब कैबिनेट की जगह में आप मिनिस्टर लिख सकते हो, मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर, ठीक, बात वही है, आप समझ गए। ये युद्ध मंत्रिमंडल नहीं होता। शैडो कैबिनेट देखोगे तो ये हमेशा देखोगे विपक्ष बनाता है, विपक्ष, ये शैडो मिनिस्टर्स होते हैं विपक्ष। जैसे कि सरकार की विपक्ष में जो व्यक्ति है, राहुल गांधी अभी वो शैडो मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में इसका चलन नहीं है। किचन कैबिनेट किसको बोलते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने खास व्यक्तियों को, वो कोई भी हो सकता है, पारिवारिक व्यक्ति हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, किसी खास लोगों का एक ग्रुप बनाता है, उनकी सलाह पर काम करता है, इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट आप देखोगे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का खास देखोगे तो कौन लोग हैं? अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, है ना। इधर प्रशासनिक में कुछ लोग हैं, प्रशासनिक में अजित डोवाल, ये सब, तो यही लोग उसके खास हैं, उसके अलावा उसके कोई खास नहीं है। तो खास जो व्यक्ति होते हैं वो किचन कैबिनेट बनाते हैं। और पार्लियामेंट्री कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में देखोगे तो आप जितने भी मंत्री हैं, है ना, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार वाले हो, उसके बाद आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, वो सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये आपको जानना है, युद्ध मंत्रिमंडल कोई नहीं होता, याद रख लेना, ठीक। हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर फैक्ट को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए, संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में क्या उल्लेखित है? ठीक, वह परिषद का अध्यक्ष होगा, सही है। वह संसद का सदस्य होगा, वह लोकसभा का सदस्य होगा, संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। वह प्रधानमंत्री के विषय में क्या उल्लेखित है? तो प्रधानमंत्री के विषय में वह संसद का सदस्य होगा, वह लोकसभा का सदस्य होगा, वह राज्यसभा का सदस्य होगा, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें कुछ चलो हाँ, देखोगे तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, संसद का सदस्य होगा, बिल्कुल संसद का सदस्य होना चाहिए, या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है बिल्कुल, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है बिल्कुल। तो डी इज द राइट आंसर, सब इसका सही है ना। प्रधानमंत्री के विषय में कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है ना। अब वो तो देख लिए, उससे संबंधित कुछ फैक्ट छूट रहा था, तो इसमें प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति को बता दिया, उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं करता, याद रख लेना, ठीक है। ये अलग से मैं डाल दिया हूँ। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति को देख लो, ये लीडर ऑफ द कैबिनेट होता है, कैबिनेट का गठन करता है, विभागों का वितरण करता है और मंत्रियों को अपदस्थ करने के लिए सलाह भी देता है, किसको? राष्ट्रपति को, याद रख लेना। मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, सरकार का मुख्य प्रवक्ता कहलाता है, संसद का अधिनायक कहलाता है, राष्ट्र का अधिनायक कहलाता है। ये प्रधानमंत्री के बारे में जानना है, पूछेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। अगर अमेरिका से तुलना करना है तो अमेरिका में वहाँ के प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ देखोगे तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, न कि हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देखोगे तो वास्तविक कार्यकारी नहीं बोला जाता, नाम मात्र की कार्यकारी बोला जाता है, याद रख लेना, ठीक। उसके नाम से ये लोग काम करते हैं, वास्तविक कार्यकारी देखोगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये याद रख लेना। और इसमें इंपॉर्टेंट मेरे को बताना था यहाँ पर, तो ये मंत्रिमंडल का अधिनायक, लीडर ऑफ द कैबिनेट, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, सरकार का मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्र का अधिनायक, संसद का अधिनायक, याद रख लेना भाई, ठीक। इसके बाद देखिए, उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में बहुमत, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। तो कौन कौन है देख लो, उस प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। चलो देखते हैं। तो इसमें चौधरी चरण सिंह जी को याद कर लेना।
चौधरी चरण सिंह जी लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। बी आंसर होगा, याद रख लेना, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, याद रख लेना। ठीक 5 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। याद रख लेना, एक भी बार 5 माह में एक भी बार लोकसभा की कार्यवाही में बैठक में इन्होंने भाग नहीं लिया। ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं चौधरी चरण सिंह जी, याद रख लेना। चलो, हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री स्तर के सभी मंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो मंत्री स्तर के सभी मंत्री के आपका केवल कैबिनेट मंत्री, केवल तो गलत हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ये भी गलत हो जाएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब देख लीजिए मंत्री परिषद की स्ट्रक्चर, संरचना। तो इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मेन मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि अभी अमित शाह होम मिनिस्टर है ना, आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक इस तरीके से जो मेन मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री, इसके अलावा राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री के सहायता करने के लिए और मंत्री बनाए जाते हैं, और इसी में एक और बनाए जाते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और एक बनाए जाते हैं उप मंत्री। ठीक है, राज्यों में उप मंत्री नहीं बनाए जाते, राज्यों में संसदीय सचिव बनाए जाते हैं, याद रख लेना। राज्य में ना, राज्य में जैसे छत्तीसगढ़ का संसदीय सचिव बनेगा, उप मंत्री नहीं बनता यहाँ, याद रख लेना। ठीक, तो ये तीनों होगा उसमें शामिल, याद रख लेना। ठीक, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, जिसमें संवैधानिक प्रमुख देखोगे तो राष्ट्रपति है, और उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है ना, और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा, और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस कारण यहाँ वास्तविक कार्यकारी के रूप में प्रधानमंत्री को देखते हैं हम लोग। 75(3) में बताया गया कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व किसका होगा? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व बताया गया, और अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति, याद रख लेना। ठीक, इसमें देखोगे तो प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका को इस प्रकार परिभाषित किया है, याद रहेगा। तो ये सब जानना है। अब हम लोग को देखना है क्या, तो उप प्रधानमंत्री कौन कौन हुए। अभी तो नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री भी बनते थे। इसका उल्लेख देखोगे तो संविधान में नहीं किया गया है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं है। अपने किसी दोस्त को जो समान दर्जे का है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, लेकिन 2 लोग पावरफुल हैं, तो उसमें एक और पावरफुल को संतुष्ट करने के लिए वे उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया। माना गया कि अन्य मिनिस्टर की तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है इनका, और प्रधानमंत्री के बाद इनकी वैल्यू सेकंड दर्जे की होती है। ठीक है, तो अपने समकक्ष जो विरोधी हैं या अपने समकक्ष पावरफुल व्यक्ति, उसको खुश करने के लिए ये वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक, उसका पद सृजन किया गया। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो कौन कौन रहे उप प्रधानमंत्री, कब कब रहे, इसको देख लेते हैं, कितने दिन रहे। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार पटेल जी। प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। अभी डिबेट पड़ता है, पटेल और नेहरू जी में डिबेट होता है कि अगर ये प्रधानमंत्री होते तो अब देखो ये दोनों पावरफुल थे उस समय, तो इनको बना दिया गया प्रधानमंत्री, और ये बोले दिए आप उप प्रधानमंत्री बन जाओ। समझ रहे हो? इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो चौधरी चरण सिंह जी उप प्रधानमंत्री। याद रख लेना, इन्हीं के समय में जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं।
जब चौधरी चरण सिंह जी बने तो यशवंत राव चौहान जी उप प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह जी बने तो देवीलाल जी बने, चंद्रशेखर बने तो देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री कोई नहीं बना, ना यूपीए गवर्नमेंट में कोई वाइस प्राइम मिनिस्टर बने, ना अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री बने। तो याद कर लेना ये सब नाम को, कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे हैं तो याद कर लेना, ठीक है। ये है, आपको पूरा याद रख लेना है। ये है पटेल जी, आडवाणी जी, याद रख लेना, ओके। आडवाणी जी, पटेल जी, ये सब ये कौन लोग हैं, यही लोग उप प्रधानमंत्री बने, ठीक। इसको जानना है, कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग को जानना है कब कब कौन कौन रहा। सर्वाधिक समय तक उप प्रधानमंत्री देखोगे तो सरदार पटेल जी रहे 3 साल 122 दिन। इस उप प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख संविधान में नहीं दिखता। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। संविधान में इस पद का कभी कहीं भी जिक्र नहीं है। किसका? किस पद का? इस पद का, या मतलब किस पद का? तो राज्यसभा के उपसभापति है, विधानसभा के उपसभापति है, लोकसभा के उपसभापति है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। उप प्रधानमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है। उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, और इसी को क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रहेगा, ये सब फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। वीडियो रोक रोक करके आप ये नोट्स बना सकते हो, या आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, बताया गया है। राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ बल द्वारा उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ओके, ठीक। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान, ठीक। वह प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनता, याद रख लेना। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर डेथ हो गया या रिजाइन कर दिया तो उसके जगह में प्राइम मिनिस्टर बोला ना, हाँ, वाइस प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा। वो मंत्री है वहां पर, वो भी उसका भी पद खत्म। बात समझ रहे हो? तो प्रधानमंत्री को बस एक थोड़ा सा उनको ऐसा दर्जा कि मेरे बाद आप ही हो, वैल्यू देने के लिए ये पद लाया गया था, ठीक। तो याद कर लेना, इस तरीके से हम लोगों ने पूरे टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद करता हूं प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद हुए होंगे, समझ आया होगा, है ना। तो आप लोग को इससे संबंधित कोई भी फैक्ट और जानना है तो आपको ये पीडीएफ ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, हाइप बटन मत भूलना, ठीक है। और मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।